हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन का फिजिक्स पार्ट नंबर 3 का बल तथा गति के नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विराम के जड़त्व के उदाहरण। इसके पहले हम लोग जड़त्व पढ़े थे, जड़त्व के प्रकार भी पढ़े थे और इसका उदाहरण भी पढ़े थे। तो उसमें हम लोग एक उदाहरण किए थे, कौन वाला, यानी कि जो गाड़ी एकाएक चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है क्यों, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद वाला जो उदाहरण है, क्या कह रहा है। अरे कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी कंबल को झटका जाता है, बात समझ रहे हैं, तो उसमें से धूल कण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जब हम किसी कंबल को झटकते हैं या उसको झाड़ते हैं तो उससे धूल कण बाहर निकल जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हम क्या बताएंगे, तो देख लीजिए। यानी कि कह रहा है कंबल को झटकने से पहले कंबल तथा धूल के कण विरामावस्था में रहते हैं। बात समझा रहे हैं ना? यानी कह रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं कंबल अगर है, अगर उसको जब तक हम नहीं झटके हैं, यानी कि झटकने से पहले की बात हो रहा है, तो वो किस अवस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है। और उसमें जो धूल कण रहते हैं वो भी किस अवस्था में रहेंगे, विरामावस्था में रहेंगे। बात समझ में? आगे देखा जाए, कह रहा है कंबल को झटकने से कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण वहीं स्थिर रहते हैं। अब देखो क्या होता है, कह रहा है कि जब कंबल को झटका जाता है, ठीक है, यानी कि जब कंबल को झटका जाता है तो कंबल किस अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है। लेकिन उसमें जो धूल कण होते हैं वह विराम के जड़त्व के कारण किस अवस्था में बने रहते हैं, यानी कि वहीं पर विराम की अवस्था में बने रहते हैं, ठीक है। तथा कंबल से अलग होकर गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया? फिर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। कंबल को झटकने से पहले कंबल तथा धूल के कण विरामावस्था में रहते हैं। कंबल को झटकने से कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण वहीं स्थिर रहते हैं तथा कंबल से अलग होकर गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया? फिर समझा देते हैं एक बार। तो कह रहा है कि जब हम कंबल, यानी कि जब झटका जाता है तो कंबल किस अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है। जब कंबल गति की अवस्था में आ जाता है और उसमें जो धूल कण रहते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, विराम की अवस्था में रहते हैं। जब मान लेते हैं जब कंबल गति में आ गया और उसमें जो धूल कण है वो किसके कारण विराम अवस्था में रहता है, विराम के जड़त्व के कारण। तब विराम के जड़त्व के कारण वो विराम की अवस्था में बना रहता है। और जब कंबल को झटका जाता है तो कंबल गतिमान हो जाता है और उसमें धूल कण विरामावस्था में रहता है, जिसके कारण वो उससे क्या होता है, अलग हो जाता है। अब पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है और वो नीचे गिर जाते हैं, या कहते हैं उससे अलग हो जाते हैं। बात समझा रहे हैं? अब देखते हैं, जैसे कि मान लिया अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो ग्रुप में अगर रेस हो रहा है, 10 आदमी दौड़ रहा है, बात समझ रहे हैं? तो 10 आदमी जब दौड़ेगा, जैसे मान लिया 10 आदमी दौड़ रहा है, ठीक है। अब 10 आदमी दौड़ना शुरू किया, अब मान लो इसमें से 2 आदमी नहीं दौड़ेगा, रुक गया, तो ये विराम की अवस्था में है, यानी कि यहीं पर रुक गया, तो छूटेगा नहीं, छूटेगा, छूट जाएगा। यानी कि जो गति में है वो आगे निकल जाएगा, जो विराम में है वो वहीं छूट जाता है। तो उसी प्रकार धूल कण है, तो धूल कण क्या है, विराम की अवस्था में है, तो इसलिए वहीं पर छूट जाता है। और कंबल किस अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है, इसलिए वो आगे निकलता है और जो कमल धूल कण होते हैं उसे अलग निकलते हैं और गुरुत्व बल के कारण वो पृथ्वी पर पुनः नीचे गिर जाते हैं। बात समझा? सेम टू सेम वही सारा कॉन्सेप्ट इस पर लगाना है। बात समझा रहे ना? अब चला देखता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि छड़ी के प्रहार द्वारा दरी की धूल का झड़ना। जैसे कि दरी हो गया, दरी समझ में आता है ना, कारपेट जो नीचे ना बिछाया जाता है, उस पर अगर छड़ी से पीटा जाता है तो उससे भी धूल कण बाहर निकलता है। तो क्यों निकलता है? तो वैसे हम लोग को मालूम है कि जब हम दरी पर पीटेंगे तो दरी किस अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा, लेकिन उसमें जो धूल कण रहेगा किस अवस्था में रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा, जिसके कारण वो उससे अलग हो जाता है और पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण कहाँ गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। वही देख लेते हैं। कह रहा है कि छड़ी के प्रहार द्वारा दरी तो गतिमान हो जाता है, यानी कि छड़ी से जब दरी पर पीटेंगे तो दरी किस अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा, गतिमान हो जाता है, किंतु धूल कण जड़त्व के कारण विराम में रहते हैं। अब देख लो, कह रहा है कि दरी गतिमान हो गया, लेकिन उसमें के जो धूल कण है वो किस अवस्था में बने हुए हैं, यानी कि जड़त्व के कारण विराम में ही बने हुए हैं और गुरुत्व बल के अधीन, यानी कि गुरुत्व बल के
कारण वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार धूल कण दरी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बात समझ में आया ना। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि पेड़ की शाखा, दिख रहा है ना यहाँ पे, कह रहा है कि पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना। यानी कि जब हम किसी पेड़ की डाली को, शाखा मतलब क्या होता है, डाली होता है, यानी कि जब किसी पेड़ के डाली को हम हिलाते हैं तो वो क्या होता है, उससे वो जो सूखे पत्ते होते हैं या फल होते हैं तो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। तो इसका झड़ने का सेंस क्या है, सेम वही सेंस यहाँ भी लगाना है। क्या कि जब हम पेड़ की डाली को हिलाएंगे तो पेड़ की डाली किस अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा, लेकिन उसमें जो फल पत्तियां हैं वो किस अवस्था में बने रहेंगे, विराम में बने रहेंगे, जिसके कारण वो क्या होता है, उससे झड़ कर या टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब देख लेते हैं इसको, कह रहा है कि पेड़ की किसी शाखा को जोर से हिलाने पर शाखा तो गतिमान हो जाती है, परंतु फल तथा पत्तियां विराम के जड़त्व के कारण वहीं स्थिर रहते हैं। बात समझा ना। अतः अपेक्षाकृत पके फल तथा कमजोर या सूखी पत्तियां डाल से टूटकर गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं, कह सकते हैं। बात समझा ना। यानी कि जब किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो पेड़ की शाखा किस अवस्था में आ जाता है, गति की अवस्था में आ जाता है, गतिमान हो जाता है, और उसमें जो फल और पत्तियां जो लगे रहते हैं वो क्या, यानी कि विराम के जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बने रहते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उससे टूट जाते हैं और गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर यानी कि जमीन पर नीचे गिर जाते हैं, या उसी को हम कहते हैं कि झड़ जाते हैं। बात समझाए ना। अब चलते हैं आगे, कह रहा है कि कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली और फेंके गए पत्थर के टुकड़े का प्रभाव। यानी कांच का जो कोई टुकड़ा ले लिया या खिड़की है, कांच का क्या है, खिड़की है, जब उस पर गोली से मारा जाता है, बंदूक की गोली से, तो क्या होता है, होल करके निकल जाता है, पूरा चूकना चूर होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर वही उस पर पत्थर चला के मार दिया जाए तो क्या होगा, मतलब पूरा फूट जाता है, मतलब चकनाचूर हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, गोली मारने पर वो पूरा चकनाचूर क्यों नहीं होता है, आप पत्थर मारने पर चकनाचूर हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है, यहाँ पर हम देखते हैं, और कांच के जिस भाग पर गोली अति उच्च वेग से आघात करती है, जब गोली चलेगी तो धीरे से जाएगी, है कहेगी, मतलब पूरा वेग उसके में रहता है। गोली क्या होगा, गोली का वेग क्या होगा, काफी ऊंच होता है। यानी कह रहा है कि वही कि गोली अति उच्च वेग से आघात करती है। आघात मतलब क्या होता है, प्रहार करना, आघात मतलब प्रहार करना, यानी कि आघात करती है, वही भाग गोली के वेग का साझीदार होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर गोली लगा तो इसका वेग तेज है, तो इतना ही दूर ये प्रहार करेगा, तो इतना ही दूर उसका वेग क्या करेगा, साझीदार होगा, उसी में पार्टिसिपेट किया होता है। जबकि कांच का शेष भाग जड़त्व के कारण विराम में रहता है, यानी कि जितना देर गोली लगा है उतना ही देर यह वेग के साझीदार होगा। अब बकिया और सब क्या, इसके बाद वाला जितना भाग होगा वह क्या, यानी कि जड़त्व के कारण, किस जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण वह किस अवस्था में बना रहता है, विराम में बना रहता है, और विराम में बना रहता है। उसके बाद देख लेता है, और इसलिए कांच चकनाचूर नहीं होता है। बात समझाए ना। यानी कि जब गोली कांच पर लगता है तो उतना ही दूर क्या होता है, फूट जाता है, यानी कि चूकनाचूर होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जब गोली लगेगा तो उतना देर होल हो जाएगा, यानी कि उसका जो वेग जाएगा, वेग उसका अधिक है, तो उतना ही दूर वो क्या करता है, मतलब होल करता है। अब बकिया शेष भाग क्या रहता है, विराम की अवस्था में रहने के कारण पूरा भाग उसका नहीं टूटता है, और उतना ही वाला जहां पर गोली का प्रहार होता है उतना ही टूट जाता है। बात समझे ना। अब आगे देखते हैं, अब कह रहा है पत्थर के लिए, तो कह रहा है पत्थर का टुकड़ा कांच की अपेक्षाकृत बहुत कम वेग से आघात करता है, यानी कि जितना रफ्तार गोली का होगा उतना रफ्तार पत्थर का होगा नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका वेग क्या होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, गोली की अपेक्षा कम आघात करता है, और इसलिए कांच से होकर पत्थर को पार करने के पहले आघात स्थान के चारों ओर के कांच को भी टुकड़े के वेग का साझीदार होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फलस्वरूप कांच चकनाचूर हो जाता है। यानी कि जब पत्थर से कांच पर प्रहार किया जाता है तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जितना गोली रफ्तार में जाएगा उतना पत्थर रफ्तार में नहीं जाएगा, यानी उसका रफ्तार यानी उसका वेग क्या होता है, उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। और जब वह जाके कांच पर टकराता है तो कांच को पार करने में, यानी जो कांच के पूरे भाग हैं उस पर जाकर यह स्पर्श करता है, और जो पूरे भाग को इसका जो बल उस पर लगता है, यानी जो वेग से वह जाता है, तो उसको पर्याप्त समय मिल जाता है किसके लिए, वेग को चारों तरफ बांटने के लिए।
तो वेग चारों तरफ क्या होता है, बंट जाता है, यानी कि साझेदार बना लेता है, और जब वो पार करता है तो कांच क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है। समझ में आया? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।